भारत सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग की मौजूदगी में आरबीआई के गवर्नर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक ने किया पहला सीमा पार लेन देन। पीएम मोदी ने कहा क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी के नए अध्याय का शुभारंभ। चीन के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर करारा वार। कहा हम चीन से नहीं डरते, अगर डरते होते तो बॉर्डर पर सेना तैनात नहीं करते। सीमा पर सेना राहुल गांधी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर कहा उसका भविष्य उसके अपने एक्शन और चॉइस से तय होगा। मेघालय और नागालैंड में जारी है प्रचार का काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में की रैलियां। कहा बीजेपी सरकार जल्द ही नागा राजनीतिक समस्या का करेगी समाधान। मामला अंतिम चरण में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली। एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गैंगस्टर के साथ आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के इरादे से एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापा। आयकर विभाग की टीम ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के देश के 11 राज्यों के 64 ठिकानों पर मारा छापा। पंजाब में एफसीआई अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पाकिस्तान में मारा गया कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गुनहगार इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य, पीर संगठन का तीसरे नंबर का कमांडर। रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या। पिछले साल भारत ने यूएपीए के तहत किया था आतंकवादी घोषित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 1 साल पूरे होने से पहले देश को किया संबोधित। नाटो के बढ़ते दखल पर जताई गंभीर चिंता। अमेरिका के साथ परमाणु हथियार प्रसार को रोकने वाली संधि को रूस ने तोड़ा। पोलैंड में बाइडेन ने कहा यूक्रेन का लोकतंत्र बचाने के लिए नाटो सहित अन्य देश हैं संगठित। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने जीता एक और स्वर्ण। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में रुद्रांश पाटिल ने स्वर्ण पर लगाया निशाना। प्रतियोगिता में रुद्रांश का दूसरा स्वर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत आज से हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस शुरुआत के समय मौजूद रहे। वित्तीय लेन देन में तकनीक के साथ हुई इस पहल का फायदा दोनों देशों के लोगों को होगा, जो न सिर्फ तुरंत एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने में मदद करेगा, बल्कि इसकी लागत भी कम आएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बढ़ते डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विस्तार का जिक्र किया। भारत और सिंगापुर के बीच पैसे का आदान प्रदान अब और आसान हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत के साक्षी बने। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने की। पीएम मोदी ने इस सुविधा के लिए भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई दी और कहा कि ये शुरुआत दोनों देशों के लोगों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का
शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुविधा दोनों देशों के लोगों को कम लागत वाला रियल टाइम भुगतान विकल्प प्रदान करेगी। इससे छात्रों, पेशेवरों, एनआरआई और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के कारण ही कोविड के दौरान करोड़ों लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो सके। बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग ने कहा कि इन भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी पैसों का ट्रांजैक्शन तेज और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। PayNow UPI linkage is India's first cross-border real-time payment systems linkage and Singapore's second. It's also the world's first such linkage to feature cloud-based infrastructure and participation by non-bank financial institutions. As we progressively add more users and use cases, the PayNow UPI linkage will grow in utility and contribute more to facilitating our trade and our people-to-people links. यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। तेज गति भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय यूपीआई का सिंगापुर पे नाउ के साथ करार पर भारतीय ट्रैवल एजेंसी ने खुशी जाहिर की है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आजकल बहुत कम कैश कैरी करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मतलब इजी हो, कार्ड सिस्टम आ गया है, फॉरेक्स कार्ड्स ले जाते हैं। अब यूपीआई से क्या रहेगा, जो भी जितने भी कस्टमर्स यहाँ से सिंगापुर के लिए जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ पर जो भी वो ख़रीदारी करते हैं या जो भी वहाँ घूमने लोकल में वो शॉपिंग्स वगैरह करते हैं तो उसकी वो पेमेंट के थ्रू अपना यूपीआई के थ्रू वो पे कर सकते हैं। सिंगापुर के साथ जो गवर्नमेंट ने अभी जो अपने ये डील करी हुई है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि इसके बढ़िया हमारे पास रिजल्ट आएंगे। और जहाँ तक हमारे जो हमारे ट्रैवलर्स हैं जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल एजेंसी जो जुड़े हुए हैं, हमने ये बात आज के 4-5 साल पहले जब मैं सिंगापुर गया था तो मैंने वहाँ पर देखा था कि इंडियन करेंसी जब हम फॉरेन पे पैसे निकालते हैं तो इंडियन करेंसी का रुपए का जो मार्क है वहाँ से हम एटीएम से इंडियन रुपीज़ भी निकाल सकते थे। ऐसा प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, आज के 4-5 साल पहले। और अब 4-5 साल बाद तो इसको और अच्छी तरह से ले गए गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स होते थे हमारे पास जो ट्रैवल करना चाहते थे सिंगापुर और कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, उनके लिए थोड़े इश्यूज़ ये आते हैं कि उनको अगर पेमेंट्स करनी होती है वहाँ पे लोकली या फिर उनको कुछ मनी होता है, मे बी लाइक सम फंड्स दे वांट टू गेट फ्रॉम इंडिया, सो उसके लिए उनको कोई एक पर्टिकुलर कार्ड एक वहीं के लोकल बैंक से ही लेना पड़ता था बेसिकली। सो अभी क्या होगा, अगर उनके पास में एक पहले से ही पे नाउ पे एक अकाउंट है और उन्होंने अगर उस पर सब्सक्राइब कर रखा है, बेसिकली रजिस्टर कर रखा है, तो यूपीआई के थ्रू वो वहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की मजबूती का जिक्र किया। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार के रक्षात्मक या उदार होने का आरोप लगाया जाता है। अगर हम उदार हैं तो LAC पर आर्मी को किसने भेजा? राहुल गांधी ने आर्मी को नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। This narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay? And we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this comment. So now tell me who's the defensive accommodative person? BBC डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्री ने कहा कि कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Ideas come from outside, agendas come from outside. Otherwise, please tell me why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? People speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली में गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों, व्यापार, ऊर्जा, कृषि और कौशल क्षेत्रों में अधिक अवसरों पर चर्चा हुई। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत और कैरिबियन समुदाय कैरीकॉम के बीच संपर्क बढ़ने से संबंध मजबूत होंगे। डॉक्टर जयशंकर ने डॉक्टर जगदेव को भरोसा दिलाया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के सरोकारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। नागालैंड में आज अमित शाह प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनता के बीच पहुंचे। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं तो उधर मेघालय में भी सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने जमीन पर उतरकर जनता से वोट मांगे। नागालैंड में मतदान की तारीख 27 फरवरी है। 60 विधानसभा सीटों के लिए सत्ताधारी NDPP और भाजपा गठबंधन का मुकाबला NPF, कांग्रेस और NCP से है। भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्यूनसांग में एक जनसभा में कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में हिंसा और अशांति का दौर था, लेकिन अब बदलाव दिखने लगा है और अधिकांश क्षेत्र से अफस्पा भी हटा ली गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही राज्य में स्थायी समृद्धि के लिए विशेषकर पूर्वी नागालैंड में शांति वार्ता से अपेक्षित रास्ता निकलेगा। चुनाव के पहले ENPO ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। ईस्टर्न नागालैंड में कुछ इश्यू है, डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, ईस्टर्न नागालैंड के अधिकार रिलेटेड भी है। ENPO ने उठाए हुए ईस्टर्न नागालैंड के सारे इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। राज्य के सबसे बड़े दल और NPF के 21 विधायकों ने भी नेफ्यू को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि वे NDPP में शामिल भी हो गए थे। वहीं कांग्रेस ने साल 2018 में राज्य की 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह खाता भी न खोल सकी थी। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिफुपर में रैली कर NDPP और भाजपा गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। The Congress government, if voted to power,
guarantees to implement the following announcement in the letter and spirit. Old age pension at rupees 3,000 per month for senior citizens. 33% reservation for women in urban local bodies. नागालैंड की 14वीं विधानसभा के लिए नतीजे 2 मार्च को आएंगे। वहीं मेघालय की 60 विधानसभा सीटों के लिए भी सभी दलों का जोर आजमाइश जारी है। मुकाबले में सत्ता बचाए रखने के लिए कॉनराड संगमा अपनी पार्टी एनपीपी के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने का खम ठोक रही है। आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिलांग में जनसंपर्क भी किया, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस राज्य में पैर पसारने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल युवाओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के युवा मतदाता क्या सोचते हैं और यहाँ के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, देखिए नागालैंड से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व का राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। इस समय हम ट्विंगसांग में हैं। ट्विंगसांग में यहाँ के युवा हमारे साथ हैं। क्या सोचते हैं ये, क्या इनके इस चुनाव में मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप वोट देने जाएंगे? हाँ। तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं असेंबली के लिए? यस, फर्स्ट टाइम। क्या डिमांड आपकी है इस इलेक्शन में? We are looking for a government who will bring development activities to our district and our constituency, especially looking forward to the unemployed youth. We don't have government higher education like medical colleges, engineering colleges, so we want those kind of activities. I want to vote for the rightful candidate who would bring development to our place, and especially I want to focus on the candidate who would provide new opportunities and avenues for the youths. आप क्या सोचेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? We want good roads, we want good infrastructure. There are many youths who want to get good educations, but due to lack of financial conditions, we have only one lone government college. So we don't have any such thing as colleges, no other vocational institutions and all. We don't have any infrastructure. We are lagging behind in many things. And moreover, thousands of educated people are here in Dunsang, but many of us are unemployed. Even after attending statehood, the eastern Nagas, especially the eastern areas, we are still lagging behind in every field, be it road condition, be it government infrastructure. आप वोट देने जाएंगे, पोल करेंगे, तो यहाँ पे गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आपके इस चुनाव में होंगे? Yes, like this, there is a problem. Like even for this, regarding these hospitals and also regarding this education. For the education, like. In order to go for higher studies, we go outside of our place. So if they provide proper facilities and bring development, we can bring changes and that's how we can help our economy to grow. तो ये तमाम जो युवा हैं, इन युवाओं के जो इश्यूज हैं, जो यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं, वो हैं यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। साथ ही इनका कहना है कि इस क्षेत्र के विकास वाले को हम वोट देंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, ट्विंगसांग, नागालैंड। और वहीं आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई केंद्रीय एजेंसियां अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही हैं। भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये छापेमारी की गई है। एनआईए ने कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की, तो आयकर विभाग यूफ्लेक्स कंपनी 64 ठिकानों पर वहां पर उन्होंने छापेमारी की। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी, तो झारखंड में ईडी ने रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी देश भर में फैले गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को तोड़ने के इरादे से अंजाम दी गई। हाल ही में की गई पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन और उसके बदमाशों द्वारा हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ था। इसी को देखते हुए एनआईए टीम सक्रिय हुई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में स्थित एचडीएफसी बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। कैश निकालने के बहाने बैंक में घुसे शख्स ने कैश काउंटर पर पहुंचते ही फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद बैंक में हड़कंप मच गया और हालांकि किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 2 मैगजीन व 7 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2:42 पे एक कॉल मिली है जिसमें ये आया था कि
बैंक में कोई दूसरी बोलियाँ चला रहा है। और ये कॉल मिलने से पहले भी किसी पब्लिक के आदमी के थ्रू हमारे स्टाफ को एक सूचना मिल चुकी थी, जिस पर स्टाफ यहाँ पहुँच चुका था। तो वहाँ हमारे स्टाफ ने पहुँच के इस आदमी को पकड़ा है, जिसके हाथ में पिस्टल थी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वो लगभग 2:15-2:30 बजे के करीब बैंक में आया था। इन दिनों दिल्ली के साहित्य एकेडमी में ऑल इंडिया दलित राइटर्स मीट चल रही है। इसमें देश भर के दलित लेखक अपने विचार साझा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं शरण कुमार लिम्बाले, जो अब तक मराठी में 43 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनका सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है, जिसमें 72 पुस्तकें प्रकाशित भी की गई हैं। दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सरस्वती सम्मान से सम्मानित देश के पहले दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चल रहे ऑल इंडिया दलित राइटर्स मीट के अंदर आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह का ये आपका मीट है? साहित्य अकादमी ने ऑल इंडिया राइटर्स मीट ऑर्गेनाइज की है। इस मीट में भारत के सभी भाषाओं के लेखक आए हुए हैं और 2 दिन से एक कार्यक्रम चालू है। दलित साहित्य की वर्तमान स्थिति क्या है और दलित साहित्य के आगे क्या चैलेंजेस है, इस पर हमने चर्चा की। इस राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के सोच कर सकते हैं और किस सोच से और सपना देखकर अच्छा साहित्य निर्मित कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। सर आप अभी तक कुल कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं और किन किन भाषाओं में आपने लिखी? देखो, मराठी में मैंने 43 किताबें लिखी है और देश के सभी भाषाओं में मेरे किताबें ट्रांसलेट होकर आई है। उसकी संख्या 72 है। अंग्रेजी में 8 किताबें हैं, कन्नड़ा में 9 किताबें हैं, मलयालम में 7 किताबें हैं, तमिल में 4 है, तेलुगु में 5 है, पंजाबी में 4 है, बंगाली में 4 है, हिंदी में 17 किताबें प्रकाशित हुई है। विभिन्न भाषाओं में किताबें मेरी प्रकाशित हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, उस पर अनुसंधान होता है। एक देश का एक अच्छा लेखक समझते हैं मुझे और उसी नाते इस मीट में मैं शामिल हुआ हूँ। सर इतनी किताबें लिखना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है, तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतना सब कुछ सोचना और लिखना? ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा, विचार, यही मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को जो संविधान दिया है, जनतंत्र हमें जो मिला है, इस जनतंत्र को समृद्ध करना, इस जनतंत्र को सुंदर करना, इस जनतंत्र को मजबूत करना, समता, स्वातंत्र्य, न्याय और बंधुता के लिए हमारा लिखना चाहिए और हमारा राष्ट्र सब पूरे हिंदुस्तानी लोग भाईचारा से रहे, ये इसलिए हम लिखते हैं। एक सुंदर समाज निर्माण हो, एक सुंदर राष्ट्र निर्माण हो, इस इच्छा से, इस सपने से हम लिख रहे हैं। यही हमारी प्रेरणा है। तो कहीं ना कहीं ये थे शरण कुमार लिम्बाले साहब, जो देश के पहले दलित लेखक हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, और इन्हें जो इतनी किताबें लिखने की प्रेरणा मिलती है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलती है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिट रहना यानी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना। आप पढ़ रहे हो यानी आप छात्र हो या किसी भी पेशे में फिट रहना हो, ये बहुत जरूरी है। फिटनेस को लेकर केंद्र सरकार का अभियान फिट इंडिया काफी अहम साबित हो रहा है। भारत सरकार जहां अपने नागरिकों की प्रगति के लिए प्रयासरत है, वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रही है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के जवानों को ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोगों के लिए फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू कर रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण हो। ऐसे ही फिट इंडिया प्रोग्राम में कोटकपुरा की एक छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोटकपुरा के डीएवी स्कूल की +2 की छात्रा जशनप्रीत कौर ने लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। I have been selected at the national level girls and feeling very proud and privileged to have this opportunity. I am very much happy at this moment. I am feeling very much happy and I think my parents will be very much proud of me at this moment. I was motivated by my physical education teacher, my principal and especially my dad, who is a sports teacher himself, and he guides me to always stay fit and healthy and have part in sports and games. I want other children also to participate in such quizzes and competitions and always remain ahead in games and sports, as fitness is the key to success and healthy life.
जशनप्रीत कौर के स्कूल के प्रिंसिपल राजीव सिंह कंग ने जशनप्रीत को मेधावी बताते हुए कहा कि स्कूल को उन पर गर्व है। जशनप्रीत कौर के पिता जतिंदर पाल सिंह बराड़ खुद स्पोर्ट्समैन हैं और अपने बच्चों को फिट रहने के लिए सलाह देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है और पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी पूरा ध्यान देती है। मेरी बेटी जशनप्रीत कौर जो कि DAV स्कूल कोटकपुरा विखे +2 मैडिकल ਦੀ स्टूडेंट है, उसने फिट इंडिया क्विज कंपीटिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। फिट इंडिया क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को शुरू हुआ था। इसमें देश के 702 जिलों के 16,702 स्कूल के 61,981 छात्रों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया क्विज का अगला दौर राज्य स्तर पर होगा, जिसकी शुरुआत अप्रैल में होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। पठानकोट के केंद्रीय विद्यालय नंगलभूर की 8वीं कक्षा की एक छात्रा ने फिट इंडिया क्विज प्रतियोगिता में नेशनल रैंकिंग में स्थान हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही वे स्कूल में दूसरे छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी है। देखिए। पठानकोट के केंद्रीय विद्यालय नंगलभूर की 8वीं कक्षा की छात्रा आकृति कौशल ने फिट इंडिया क्विज प्रतियोगिता में नेशनल रैंकिंग में स्थान हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। आकृति को घर में ही खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। घर में उन्हें अभिभावकों ने बैडमिंटन कोर्ट बना कर दिया। आकृति कौशल के अनुसार उन्हें शुरू से ही खेलों का शौक था और उन्होंने खुद खो खो जोनल प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया था और उसमें पुरस्कार भी जीता था। स्कूल के टीचर्स को जब फिट इंडिया कंपटीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका नाम प्रतियोगिता के लिए भेज दिया। और हमारे टीचर ने बताया था कि ऑल इंडिया लेवल का फिट इंडिया क्विज हो रहा है, तो उन्होंने ही हमारे नाम लिखे थे एंड फिर हमने टेस्ट दिया एंड हमारा रिजल्ट आया। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने मेहनत किया और मेरे को फल मिला। आकृति के पिता पंकज कौशल गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर में गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और बेटी के प्रदर्शन से काफ़ी खुश हैं। फिट इंडिया ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन हो रहा है, साढ़े टीचर्स ने ना पाता तो मैं उन्होंने कहा कि जो अगर ना पाया तो फिर तुम थोड़ा मेहनत करो, तेरी अच्छे तरीके ਨਾਲ तैयारी भी करो। थोड़ा मेरी मिसिज मेरी वाइफ ने इन्होंने गाइड किया कि बच्चों को इदा का पढ़ो, थोड़ा गूगल वगैरह तो जिदा उन्होंने स्टडी वगैरह की तो दोनों बेटियों ने टेस्ट दिता सीगा ऑनलाइन। तो वो जी बड़ी मेरी बेटी है कृति कौशल तो इहदा जी सिलेक्शन हुई है और अच्छा ने रैंक लिया तो अं सारा परिवार जो बहुत खुश हैं। सेंट्रल गौरमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के जिन्होंने इन्ने अच्छा चलाया है सिस्टम कि बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है और खेलों के प्रति जी बच्चों की रुचि है वो बढ़ रही है। फिट इंडिया क्विज का उद्देश्य छात्रों को फिटनेस और खेल के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। साथ ही भारत के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।